जय हिंद। मेरा नाम है विभू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुप्रेटर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग फरवरी मंथ का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज़ कवर करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इसको कोई मिस मत करिएगा। उससे पहले आप लोग जो है हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ना। और उसके साथ साथ आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। इन तीनों जगह पे हम लोग इन्फोग्राफ्स देते हैं जो कि एग्जाम के लिए आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में एक ही फोटो से पूरे टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। और दूसरा, टेलीग्राम जो था, यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर का पीडीएफ सेंड करते हैं, एमसीक्यू सेंड करते हैं और यहाँ पे भी इन्फोग्राफ सेंड करते हैं। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि यूएस और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स थी, इसने एक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज क्या होती है ये हम आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं। तो ये करंट अफेयर क्या कह रहा है कि यूएस और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, ठीक है, यूएसए और बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है, इन दोनों जगह की एयरफोर्स ने मिलके एक एयरलिफ्ट एक्सरसाइज की जिसका नाम है कोप साउथ 22, ठीक है। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि कोप साउथ 22 एक्सरसाइज में कौन कौन से देश शामिल थे। तो सबसे पहला देश है बांग्लादेश और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो कोप साउथ 22 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसमें बांग्लादेश और यूनाइटेड स्टेट ये दोनों मिलके इसको कंडक्ट किए हैं। ये एक्सरसाइज जो है ये 6 डे तक चली थी और इस एक्सरसाइज को स्पॉन्सर किया था पैसिफिक एयर फोर्स ने, ठीक है। इस एक्सरसाइज को स्पॉन्सर करने वाले का नाम क्या है? पैसिफिक एयर फोर्स। अब ये पैसिफिक एयर फोर्स क्या है? तो यहां पे जो आप लोगों को नाम दिख रहा है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो एयर फोर्स है, यूनाइटेड स्टेट की एयर फोर्स का नाम है पैसिफिक एयर फोर्स। जैसे इंडियन जो हमारे देश की एयर फोर्स है उसको बोलते हैं ना इंडियन एयर फोर्स, वैसे ही यूनाइटेड स्टेट की जो एयर फोर्स है उसका नाम है पैसिफिक एयर फोर्स। हो सकता है आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि ये जो पैसिफिक एयर फोर्स है ये किस कंट्री की एयर फोर्स है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये यूनाइटेड स्टेट्स की एयर फोर्स है, पहली चीज। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि एक्सरसाइज हो कहां रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है बांग्लादेश में। इस एक्सरसाइज को स्पॉन्सर कर रहा है, इस एक्सरसाइज को कराने में पैसा खर्च कर रहा है पैसिफिक एयरफोर्स यानी यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज होगी ये होगी कहां पे? बांग्लादेश में होगी। ये एक्सरसाइज जो है बांग्लादेश में होगी। बांग्लादेश में किस जगह? तो बांग्लादेश में ढाका वाले रीजन में, ढाका का जो कैंटोनमेंट एरिया है वहां पे ये एक्सरसाइज होगी। ये मिलिट्री एक्सरसाइज को किया जाएगा। इसका ऑपरेशन का जो लोकेशन है वो बांग्लादेश में है, लेकिन इस एक्सरसाइज को स्पॉन्सर करने वाला, इस एक्सरसाइज में पैसा लगाने वाला, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाला कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? कोप साउथ 22। आई होप आप लोगों को सबसे पहला करंट अफेयर ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे करंट अफेयर की तरफ। दूसरा जो करंट अफेयर है ये देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड जो न्यूज़पेपर है उसका करंट अफेयर था। ये करंट अफेयर क्या है? नेपाल अडॉप्टेड यूपीआई डेवलप्ड बाय इंडिया फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को मालूम है कि जो इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, इसने एक डिजिटल पेमेंट मेथड निकाला था, एक डिजिटल पेमेंट करने का एक कह सकते हैं सिस्टम जनरेट किया था जिसका नाम है यूपीआई। इसका नाम क्या है? यूपीआई। अब ये यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। तो इंडिया की एक कंपनी है या एक कॉरपोरेशन है जिसका नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनसीपीआई। यहां पे हाँ, एनसीपीआई, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनसीपीआई, यहां पे ओ नहीं रहेगा। तो जो एनसीपीआई है इसने एक पेमेंट का सिस्टम जनरेट किया है, उसका नाम रखा है यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब ये यूपीआई क्या है इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। देखिए, आप लोग पेटीएम यूज करते हैं, ठीक है, फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, अमेजॉन पे यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं। ये सारा जो आपका पेमेंट ऐप है, इससे क्या होता है? आप अपने मोबाइल से बैठे बैठे फोन नंबर डालते हैं, जिसके अकाउंट में पैसा भेजना है उसके अकाउंट में पैसा चला जाता है, ठीक है।
तो ये जो आप अपने फोन से, अपने मोबाइल नंबर से, अपने फोन से या अपने मोबाइल नंबर से जो आप पैसा भेज रहे हैं किसी दूसरे आदमी को घर पे ही बैठे बैठे, वो किस चीज से जाता है? वो जाता है यूपीआई। इसके पीछे जो सिस्टम काम करता है वो कौन सा सिस्टम काम करता है? यूपीआई। ये यूपीआई जो है ये सब जगह में यूजफुल रहता है, चाहे आप फोन पे यूज करिए, पेटीएम यूज करिए, गूगल पे यूज करिए, अमेजॉन पे यूज करिए, भीम यूज करिए, कुछ भी आप यूज करिए उसमें यूपीआई रहता है। ठीक है, यूपीआई के थ्रू ही आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं अपने मोबाइल के थ्रू। ठीक है, अब ये यूपीआई इंडिया में सबसे पहली बार कब आया था? तो 2016 में एनसीपीआई जो था, ये एनसीपीआई 2016 में इस यूपीआई सिस्टम को लॉन्च किया था। ठीक है, अब ये जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है ना, इसको पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे तरीके से प्रेस किया गया था। ठीक है, तो अभी फरवरी के महीने में हुआ क्या, नेपाल ये बोला कि हम भी इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है उसको अपने पास लेंगे और उसको हम भी यूज करेंगे। नेपाल जो है, नेपाल पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूज करेगी। ठीक है, इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूज करने वाला नेपाल पहला कंट्री होगा। ठीक है, नेपाल इसको क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि नेपाल भी चाहता है कि इसकी जो डिजिटल इकोनॉमी है इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, नेपाल की जो डिजिटल इकोनॉमी है उसमें थोड़ी ग्रोथ हो। इसलिए नेपाल ने बोला है इंडिया से कि इंडिया आप अपना यूपीआई सिस्टम जो है वो हमको दीजिए, हम भी आपके यूपीआई सिस्टम को ही यूज करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ये पूछ ले कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। काफी इजी सी चीज है। ठीक है, यूपीआई को इंडिया में सबसे पहले कब लॉन्च किया गया? 2016 में लॉन्च किया गया। यूपीआई किसके अंडर में काम करती है? एनपीसीआई। ठीक है, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इस यूपीआई को पूरा मैनेज करता है, इस यूपीआई सिस्टम की पूरी देखरेख करता है और लॉन्च करने वाला भी एनपीसीआई है। ठीक है, और वो कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूज करेगी? सबसे पहली कौन सी ऐसी कंट्री है जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम यूज करेगी? तो वो हो जाएगी नेपाल। ठीक है, नेपाल पहली ऐसी कंट्री होगी जो इंडिया का यूपीआई सिस्टम है जिससे आप लोग अपने मोबाइल से पैसे वगैरह भेजते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो ये सब किससे होगा? ये यूपीआई से होता है और इस यूपीआई को अब नेपाल भी यूज करेगा जो कि इंडिया का बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज, यूपीआई जो भी है ना, यूपीआई इसको अपने आप जब मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे या कोई भी ऐप, जैसे अगर आप फोन पे यूज करते हैं, अमेजॉन पे यूज करते हैं, ठीक है, भीम यूज करते हैं, या आप कोई भी पेमेंट सिस्टम को यूज करते हैं जिसमें यूपीआई है, तो ये 3 प्रोसेस में इंस्टॉल होता है या 3 प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ये काम करना शुरू कर देगा। सबसे पहला प्रोसेस जो है, सबसे पहला प्रोसेस ये होता है कि आपको उस ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना पड़ेगा और वही मोबाइल नंबर आप रजिस्टर करवाएंगे जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक होगा। यानी जो भी आपके पास बैंक अकाउंट है, आप उस बैंक में अपना मोबाइल नंबर भी दिए होंगे, तो आपको उसी मोबाइल नंबर से इस यूपीआई ऐप में, जो भी आप यूपीआई ऐप यूज करते हैं उसमें आप लगाएंगे, उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई किया जाएगा और आपके डिवाइस को वेरीफाई किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप ये रहता है। दूसरा स्टेप क्या रहता है कि जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से बैंक के यूजर हैं, आप कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, आपका वो कौन सा बैंक है जिसमें आपने जो अभी अभी नंबर से वेरीफाई कराया है वो नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक है। फिर आप उस अपने बैंक को लिंक करेंगे उस नंबर से, यानी आप अपने बैंक को चूज करेंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टेप आएगा वो आपसे कहेगा आप एक अपना यूपीआई पिन डालिए, आप अपना एक पासवर्ड डालिए और ये पासवर्ड सिर्फ आप तब यूज कर पाएंगे जब आपको पेमेंट करना हो। तो ये 3 सिस्टम से यूपीआई काम करता है, ये सिक्योर रहता है, काफी सिक्योर रहता है। और इंडिया में जो अभी काफी ज्यादा न्यूज में था कुछ टाइम पहले, वो कौन सा यूपीआई सिस्टम था? वो सिस्टम था भीम। ठीक है, भीम जो है अभी इंडिया में काफी ज्यादा यूज हो रहा है और काफी ज्यादा न्यूज में भी था, ये कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले करंट अफेयर पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला करंट अफेयर द इंडियन एक्सप्रेस का। ये क्या कह रहा है कि इजराइल जो है, ठीक है, इजराइल ने एक डिफेंस सिस्टम बनाया है, एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। ठीक है, इजराइल ने
एक अपना एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जिसने इसको नेवी के लिए यूज किया है। नेवी के लिए यूज किया है यानी नेवल हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब ये करंट अफेयर क्या है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि जो इजराइल है, इजराइल ने एक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इजराइल ने एक नेवल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है। इसका नाम रखा है सी डोम। क्या नाम रखा है, सी डोम। इजराइल ने एक अपना नेवल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, उसका नाम इजराइल ने रखा है सी डोम, ठीक है। ये जो सी डोम है इसको इजराइल जो है अपने नेवी में यूज करेगी। फॉर एग्जाम्पल इसको ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहां पे कोई शिप है, ठीक है, ये कोई शिप है समुद्र में, ये कोई शिप है, इजराइल यहां पे झंडा वंडा लगा है, ये कोई शिप है समुद्र में चल रही है। इस शिप के ऊपर किसी ने अटैक किया, कोई मिसाइल आ रही है इस पे अटैक करने, इधर से कोई मिसाइल आ रही है अटैक करने। तो इजराइल क्या करेगा, इजराइल अपने सी डोम सिस्टम को अगर इस शिप पे लगा देगा ना, तो ये जो सी डोम सिस्टम है इसको ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा और इसको पता चल जाएगा कि कोई मिसाइल आ रही है, ठीक है। इस सी डोम को पता चल जाएगा कि इसके शिप के तरफ इधर से कोई मिसाइल आ रही है, इधर से कोई मिसाइल आ रही है। ये सी डोम जो है ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहां से भी मिसाइल जाएगी और जो भी मिसाइल इसके तरफ आ रही होगी इन सारे मिसाइल को ये मार के गिरा देगी। और जो इजराइल की ये शिप रहेगी, इजराइल की जो ये शिप रहेगी, जो नेवी शिप रहेगी जो समुद्र में होगी, वो सुरक्षित रहेगी। तो यही सिस्टम है किसका, सी डोम का, ठीक। ये जो सी डोम है इसको इजराइल ने बनाया है। किस लिए बनाया है, ताकि ये अपनी नेवी को, जो इजराइल की नेवी है उसको सुरक्षित रख पाए। नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है ये सी डोम। अच्छा, अब यहां पे एक जो और इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है, वो क्या रखनी है, ये जो सी डोम है ना, ये सी डोम आयरन डोम जो है, सी डोम जो है, एक इजराइल के पास और एक डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, ठीक है। ये जो आयरन डोम इजराइल का डिफेंस सिस्टम है ना, इसी आयरन डोम का ये जो है नेवल वर्जन है सी डोम। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था तो बता दी, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि सी डोम जो है किसका नेवल वर्जन है, या सी डोम जो है किसका नेवी का वर्जन है। तो ध्यान रखिएगा आयरन डोम का जो है ये नेवल वर्जन है सी डोम, ठीक है। इसको किस कंट्री ने बनाया है, इजराइल ने बनाया है, ठीक। तो ये था आपका अगला करंट अफेयर। अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। अगला क्या है, अगला ध्यान से देखिएगा। अगला करंट अफेयर ये है कि जो कनाडा है, कनाडा कंट्री, कनाडा ने बोला है कि हम प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को जो है अप्रूव कर रहे हैं। कनाडा बोला कि हम अप्रूव करते हैं कि प्लांट के ऊपर बनी हुई कोविड-19 की वैक्सीन। आप सभी लोगों को मालूम है कोरोना वायरस अच्छा खासा फैला था, ठीक है। तो जो कनाडा था इसने पहली बार, फर्स्ट टाइम पूरे वर्ल्ड में पहली बार इसने प्लांट बेस्ड यानी प्लांट को यूज करते हुए कोविड-19 की वैक्सीन बनाई, ठीक है। तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या आएगा, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछ लेगा कि वो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने पहली बार प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाई है। तो जो कनाडा है, कनाडा हमारी पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। तो एग्जाम में सिंपल सा यही क्वेश्चन आएगा आपके कि वो कौन सी कंट्री है जिसने प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए परमिशन दे दी है या अप्रूव कर दिया है। तो आपका आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये करंट अफेयर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ये न्यूज में क्या था कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जो है, इसने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट, ठीक है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हमारी जो रेलवे है, ठीक है, हमारे इंडिया की जो रेलवे है, रेलवे स्टेशन पे जो आप लोगों को पुलिस दिखती होगी, वो पुलिस नॉर्मल पुलिस, सिविलियन पुलिस नहीं रहती है, वो पुलिस दूसरी रहती है। इस पुलिस को बोलते हैं हम लोग इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है।
इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आरपीएफ। ये जो आरपीएफ होती है ये रेलवे स्टेशन को और ट्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है इसने पूरे नेशन में, पूरे इंडिया में इसने एक ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। ठीक है, अब ये ऑपरेशन क्या करेगा, यानी इसके अंडर क्या करेगी आरपीएफ? आरपीएफ कह रही है, आरपीएफ का कहना है कि पूरे इंडिया में ट्रेन से काफी ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का कहना है कि पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ठीक है, और अगर हम लोगों को पता हो तो हमारे इंडियन रेलवे से डेली 23 मिलियन पैसेंजर, ठीक है, डेली 23 मिलियन के आसपास पैसेंजर हम लोगों के इंडियन रेलवे से ट्रेवल करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। ठीक है, अब बहुत बार ऐसा न्यूज में देखा गया है या सुना गया है कि किसी को किडनैप कर लिया गया। ठीक है, कोई वुमेन को किडनैप कर लिया गया, किसी बच्चे को किडनैप कर लिया गया। ये सारी चीजें जो होती है ये आती हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर। ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, तो सिंपल सा बस ये समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी ह्यूमन को, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, वुमेन हो, चिल्ड्रन हो, इन लोगों को किडनैप करना और इनको किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा देना। ठीक है, या फिर इनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना। ठीक है, किसी वुमेन को किडनैप कर लिया गया या किसी छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया गया। ठीक है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है। ठीक है, उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हो सकता है किसी लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके उसके साथ जो है फोर्सफुली मैरिज की गई है। हो सकता है कि किसी को किडनैप करके उसके ऑर्गन्स निकाल के उसको बेचा जा रहा है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया जा रहा है। या फिर हो सकता है कि किसी छोटे बच्चे को किडनैप किया गया और फिर उसको ड्रग्स वगैरह वाली एक्टिविटी में, ड्रग स्मगलिंग में घुसा दिया गया। तो बहुत सारी दिक्कत आती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। और ट्रेन में, रेलवेज में ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी न किसी की किडनैपिंग हो गई है, कोई कहीं खो गया है या गुमशुदा। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे लिखा रहता है, पोस्टर लगा रहता है किसी का कि गुमशुदा की तलाश, लापता है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो ये सब काफी कुछ होता है इंडियन रेलवे में। अब इंडियन रेलवे में टोटल डेली 23 मिलियन लोग ट्रेवल करते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लोग इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं। इससे जो है आरपीएफ के ऊपर एक जिम्मेदारी रहती है कि ये जो 23 मिलियन लोग ट्रेवल कर रहे हैं इनकी सुरक्षा आरपीएफ के हाथ में रहती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हाथ में रहती है। तो आरपीएफ चाहती है कि ट्रेन से जो भी इंडियन रेलवे से ट्रेवल कर रहा है उनके साथ कुछ भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी एक्टिविटी ना हो। इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए हमारी इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है और इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। ठीक है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। ठीक है, अगला करंट अफेयर देखिए। अगला करंट अफेयर है कि ऑपरेशन गंगा क्या था। ऑपरेशन गंगा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी लोगों को मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। ठीक है, रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था। रशिया जो है खूब यूक्रेन पे बार बार अटैक कर रहा था, रशिया बार बार अटैक कर रहा था। ठीक है, अब यूक्रेन में ना, ध्यान से सुनिएगा, यूक्रेन में बहुत सारे इंडियंस थे। जब रशिया जो है यूक्रेन पे अटैक किया ना, तो यूक्रेन में बहुत सारे इंडियंस लोग फंसे हुए थे। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में जाते हैं, यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने या और भी बहुत सारी चीजें को पढ़ाई करने, हायर स्टडीज के लिए यूक्रेन में इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। या बहुत सारे लोग यूक्रेन में हैं जो इंडिया के रहने वाले हैं, यूक्रेन में जाके काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यूक्रेन में जितने भी इंडियन लोग फंसे थे ना, उन इंडियन लोगों को यूक्रेन से बाहर लाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उस ऑपरेशन के तहत इंडिया के जो भी नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको यूक्रेन से बाहर लेके आएगी।
इसी काम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। देखिए यहां पे लिखा भी है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड एन एवैक्यूएशन मिशन, यानी बाहर निकालने का, यूक्रेन से बाहर लेके आने के लिए जो भी इंडिया के लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वॉर के टाइम में, उन सभी लोगों को वापस यूक्रेन से निकाल के वापस इंडिया लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया, एक मिशन स्टार्ट किया, उसी का नाम है ऑपरेशन गंगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ऑपरेशन गंगा जो है इसको किस लिए लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन गंगा को इसलिए लॉन्च किया गया था ताकि जो भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं इंडियन के लोग, उनको जो है यूक्रेन से वापस इंडिया लाया जाए। तो ये था ऑपरेशन गंगा के बारे में। ठीक है, अब जो अगला करंट अफेयर है वो क्या है, ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इस करंट अफेयर से आपको एक क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा इसको। कहा जा रहा है कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में बनेगा। मध्य प्रदेश में कौन सी जगह में? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी है। इंडिया का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है वो जो है जबलपुर में बनेगा। कहां पे? मध्य प्रदेश में। अब ये जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, एक सेकेंड। अब ये जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है, ध्यान समझिए। हमारे पास बहुत सारी हेरिटेज चीजें हैं, इंडिया में बहुत सारी हेरिटेज चीजें हैं, है ना, जो बहुत पुरानी पुरानी चीजें हैं। तो जियोग्राफी के बेसिस पे भी इंडिया में कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जो बहुत ही पुरानी है और वहां पे कुछ ना कुछ यूनिक चीजें हैं, या बहुत पहले कुछ यूनिक चीजें पाई गई थी। तो ऐसे हेरिटेज जगह को जियोलॉजिकल पार्क बना दिया जाता है। ठीक है, तो इंडिया में पहली बार जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है, और कहां बन रहा है? जबलपुर। जबलपुर कहां? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश स्टेट के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है, उस गांव का नाम है लम्हेटा। इस गांव में, जबलपुर के इस गांव में इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है। यानी जियोलॉजिकल पार्क क्या होता है? अगर उस जगह पे कोई बहुत पुरानी जियोग्राफी से रिलेटेड चीजें हैं, यानी जियो हेरिटेज चीजें हैं, तो उस जगह को जियोलॉजिकल पार्क बना दिया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जियोलॉजिकल पार्क इंडिया में बनाया जा रहा है, इंडिया का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है, इसको जो है अप्रूव किया है जीएसआई ने। जीएसआई कौन है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में हमारे देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है। कहां पे बन रहा है? मध्य प्रदेश में बन रहा है। अब इस जबलपुर में ऐसा क्या था, या फिर इस गांव में ऐसा क्या मिल गया, या ऐसा क्या हुआ था कि इसी जगह पे इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है? तो ध्यान से समझिएगा, बात है 1828 की। कब की? 1828 एडी। यानी हम लोग किसके अंडर में थे? हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अंग्रेज हमारे ऊपर शासन किया कर रहे थे, कंपनी का रूल था हमारे ऊपर 1828 में। तो इस 1828 में एक इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर थे जिनका नाम था विलियम सेल्मन। ठीक है, 1828 में एक आईसीएस ऑफिसर थे जिनका नाम था विलियम सेल्मन। इन विलियम सेल्मन को यहां जबलपुर मध्य प्रदेश में कुछ चीजें मिली। ठीक है, इनको यहां पे कुछ चीजें मिली। जब इनसे पूछा गया, जब ये इसकी खोजबीन करना शुरू किए कि ये क्या चीज है, तो इनको पता चला कि भैया ये कुछ ऐसी चीज है जो डायनासोर से रिलेटेड है। तो पता चलता है कि यहां पे डायनासोर का फॉसिल्स मिला था। ठीक है, इस जगह पे क्या मिला था? डायनासोर का फॉसिल मिला था। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में 1828 में एक इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर को, जिनका नाम था विलियम सेल्मन, उनको इस जगह पे डायनासोर का फॉसिल मिला था। ठीक है,
इनको इस जगह पे डायनासोर का फॉसिल मिला था। इसी वजह से जबलपुर में इंडिया का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है इसको बनाया जा रहा है। जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनता है? ऐसी जगह पे बनता है जहां पे कुछ जियो हेरिटेज चीजें होती हैं, जहां पे कुछ पुरानी चीजें होती हैं, ठीक है, जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ हेरिटेज चीजें जहां पे होती हैं वहीं पे बनता है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे पहला जो जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है ये मध्य प्रदेश में बन रहा है। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर कभी ये पूछ ले कि ये पार्क कहां पे बन रहा है तो ये तो आप लोग बता देंगे जबलपुर में बन रहा है। अगर कोई पूछ लेगा कि कौन से नदी के पास बन रहा है तो याद रखिएगा कि नर्मदा रिवर के पास है, ठीक है। नर्मदा रिवर के पास इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क बन रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहां पे क्या मिला था? तो यहां पे डायनासोर का फॉसिल्स मिला था 1828 एडी में। किसने खोजा था? विलियम सेल्मन ने खोजा था, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग अगले करंट अफेयर की तरफ। देखिए एक और करंट अफेयर है बायोडाइवर्सिटी से ही रिलेटेड। पहला हम लोग जो पढ़े थे वो किस चीज से रिलेटेड था? वो रिलेटेड था हम लोगों का जियोलॉजिकल पार्क से, लेकिन ये किस चीज से है? ये है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश को, ठीक है, ये जो अपना प्यारा हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को उसका पहला डाइवर्सिटी पार्क मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बन रहा है। किस जगह पे बन रहा है? मंडीज हुला वैली में बन रहा है। अब ये बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पूरे अलग अलग तरीके की चीजें वहां पे मिलती हैं, ठीक है, उस जगह को रिजर्व करके बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दिया जाता है कि हाँ आप इस जगह पे आइए, देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स अवेलेबल हैं, तो आप इस जगह पे आइए, देखिए, घूमिए और चले जाइए, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बन रहा है, और किस जगह पे बन रहा है? नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मंडीज भुलाल वैली में, ठीक है। तो आज का करंट अफेयर बस इतना था। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।